Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you are doing good. In today's video, I am going to discuss BPSC Assistant Architect Exam 2024 Super Test Series 3. So आज की वीडियो में हम सुपर टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड हैं. सो इससे पहले हमने सुपर टेस्ट सीरीज 1 और 2 को भी डिस्कस किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर. तो जो भी कैंडिडेट्स न्यू हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो प्लेलिस्ट के थ्रू प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं रिलेटेड विद दिस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ बीपीएससी आल्सो. So before starting today's super test series, I am going to discuss कि these questions are very important for your exam. So आप सभी इन क्वेश्चंस को सीरियसली अटेम्प्ट कीजिए. यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे. एंड वी हैव आल्सो लॉन्च्ड वन बुक फॉर ऑल ऑफ यू. सो जो इस बुक में हमने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है और उसमें सुपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं. तो उसको ऑर्डर करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं टू गेट दिस बुक एंड स्टडी मटेरियल. Let's start with the today's super test series. All the best to all of you. आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंबस्टिबल बिल्डिंग मटेरियल विद लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर दहनशील निर्माण सामग्री है जिसका विस्तार गुणांक कम है. ऑप्शंस आर ए ग्लास, बी एस्बेस्टोस सीमेंट, सी ब्रिक एंड डी सैंडस्टोन. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एस्बेस्टोस सीमेंट. सो जो एस्बेस्टोस सीमेंट होता है इट पोजेस द हाई फायर रेजिस्टेंट. ये फायर रेजिस्टेंस होता है और एस्बेस्टोस सीमेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये इनको हम वाइडली यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर रेजिस्टेंट पार्टीशन वॉल्स के लिए और रूफ्स में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो मटेरियल होता है इट इज आल्सो यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अगेंस्ट द फायर. सो इसको अग्नि यानी कि जो फायर होती है उसके अगेंस्ट हम प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. अ विंडो शुड बी लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ अ रूम एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रेश एयर. ताजी हवा के दृष्टिकोण से एक खिड़की कमरे के निम्नलिखित में से किस तरफ स्थित होनी चाहिए. ए वेस्टर्न, बी ईस्टर्न, सी सदर्न एंड डी नदर्न. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में. आंसर दीजिए सभी. सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन नदर्न. सो एक विंडो जो होती है दैट शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ अ रूम जिसको हम दैट वुड बी सीन एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रेश एयर की उससे देख सकते हैं. सो दिस वुड लेट द फ्रेश एयर को अंदर आने देती है जिससे कि बिल्डिंग में फ्रेश एयर यानी अच्छे से प्रॉपर वेंटिलेशन होता है एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड द गुड वेंटिलेशन फॉर द building. Now come to question number 3. For ordinary building work, the dash is formed and concrete is conveyed in pan from hand to hand. सामान्य भवन निर्माण कार्यों के लिए डैश का निर्माण किया जाता है और कंक्रीट को पैन में एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाया जाता है. ऑप्शंस हैं ए पंप, बी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, सी बकेट या फिर डी ह्यूमन लैडर. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ट्राई टू गिव योर आंसर. सो राइट आंसर है डी ऑप्शन ह्यूमन लैडर. सो द टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट वो डिपेंड करता है कि कैसा नेचर ऑफ वर्क है, हाइट कितनी है अबव द ग्राउंड लेवल और डिस्टेंस कितना है बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ प्रिपरेशन या फिर जहां पर प्लेस करना होता है कंक्रीट को. सो इसके लिए जो वेरियस मैकेनिकल डिवाइस होती है जैसे कि डंपर्स हो गया, ट्रक मिक्सर हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया, तो ये सब इसमें यूज कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, पेबल्स और क्रश्ड रॉक एंड वाटर. विच व्हेन प्लेस्ड इन द स्केलेटन ऑफ फॉर्म एंड आर अलाउड टू क्योर बिकम्स हार्ड लाइक अ स्टोन. सो निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट, रेत, कंकड़ या फिर कुचली हुई चट्टान और पानी का मिश्रण है जो जब ढांचों के कंकाल में रखा जाता है और ठीक होने दिया जाता है तो पत्थर की तरह कठोर हो जाता है. ऑप्शंस आर ए सीमेंट मोर्टार, बी सीमेंट ग्राउटिंग, सी सीमेंट कंक्रीट एंड डी सीमेंट स्लरी. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर इज सी ऑप्शन सीमेंट कंक्रीट. सो सीमेंट कंक्रीट जो होता है इट हैज अटेन्ड द स्टेटस ऑफ मेजर बिल्डिंग मटेरियल. सो सभी जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की ब्रांचेस होती है वहां पर हम सीमेंट कंक्रीट को इस्तेमाल करते हैं एंड इट कैन आल्सो बी रेडली मोल्डेड कर सकते हैं इसको ड्यूरेबल स्ट्रक्चरल आइटम्स में
वेरियस साइज और अलग अलग डिफरेंट शेप्स में. सो दिस कैन बी यूज फॉर अदर रीजंस कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following term in the building is used to mean the coming out of water from components like wall and floor of buildings? इमारतों में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग इमारतों की दीवारों और फर्श जैसे घटकों से पानी निकालने के लिए किया जाता है? A. वाटर प्रूफिंग, B. डैम्पनेस, C. टर्माइट प्रूफिंग एंड D. डैम्प प्रूफिंग. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में. अपना आंसर दीजिए सभी. सो राइट आंसर है ए ऑप्शन, वाटर प्रूफिंग. सो इसको जो वाटर लीकेज होता है बिल्डिंग्स के अंदर मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम रहती है, इसलिए इसमें सभी टाइप ऑफ बिल्डिंग्स जो होती है जैसे कि रेजिडेंशियल हो गया या फिर फ्लैट्स, हॉस्पिटल जो भी ऑफिस या स्कूल बिल्डिंग होती है तो वहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखी जाती है. सो इट इज ऑब्जर्व दैट जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है दैट इज 99% ऑफ वाटर लीकेज प्रॉब्लम यहाँ पर जरूरी है जो देखने को मिलती है. दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द टेरेस रूफ से जो शुरू होती है या फिर टॉयलेट से. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वाटर प्रूफिंग. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड ऑन द हॉरिजॉन्टल शोर व्हेन वन बिल्डिंग इज हायर देन द अदर? जब एक इमारत दूसरी से ऊंची होती है तो क्षैतिज किनारों पर निम्नलिखित में से क्या प्रदान किया जाता है? ए. फ्लाइंग शोर, बी. पाइल अंडरपाइनिंग, C. pitch underpinning and D. raking shore. So try to give your answer in the comment section. सभी अपने आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन, raking shore. So जैसे कि जो फ्लाइंग शोर्स होते हैं these are generally erected at a distance of about 3 मीटर से 5 मीटर तक होते हैं प्लेन एरिया में and horizontal studs are also introduced it. अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें horizontal studs का भी इस्तेमाल कर सकते हैं to act as a lateral bracing between the adjacent lying shores. Now come to question number 7. Which of the following is necessary to tie back the scaffolding with the building at suitable levels? मचान को इमारत के साथ उपयुक्त स्तर पर बांधने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? A. raising, B. loading, C. tying in and D. spacing. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज सी ऑप्शन, टाइंग इन. सो टाइंग इन स्कैफोल्ड जो होता है इट कैन बी अचीव्ड इन डिफरेंट स्टेजेस में और डिफरेंट तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्यूब यानी जो वेज होती है दैट इज बाय द मीन्स ऑफ रिबेल पेन दिट कैन बी प्रोवाइडेड इन द ओपनिंग में इसको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जो वन ऑफ द एंड होता है पटलों का दैट मे बी कपल्ड विद दिस ट्यूब. तो इसको इस कपल कर देते हैं इस ट्यूब के साथ इस्तेमाल करने के लिए. Now come to question number 8. Dash has presented the result of structural analysis based on calculated masonry method in the form of nomograms. So Dash ने गणना की गई चिन्हाई विधि के आधार पर संरचनात्मक विश्लेषण के परिणामों को नामोग्राम के रूप में प्रस्तुत किया है. ऑप्शंस आर ए. ब्रिटिश कोड CP3, B. कंक्रीट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, C. ब्रिटिश कोड CP11 and D. नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया SP 7 2005. So this has presented the result of structural analysis that is based on the calculated masonry method के ऊपर based है in the form of nomograms. So जो nomogram होता है that is given in the code cover building अप टू 6 स्टोरीज तक की जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इसको नोमोग्राम को कोड की तरह दिया जाता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू डिवाइड द स्पेस विद इन द बिल्डिंग? भवन के भीतर स्थान को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दीवारों का निर्माण किया जाता है? A. कर्टेन वॉल, B. पार्टी वॉल, C. पार्टीशन वॉल एंड D. कैविटी वॉल. So try to give your answer in the comment section. So answer is C option, partition wall. So जो partition wall होती है that is defined as either लोड बियरिंग होती है या फिर नॉन लोड बियरिंग इंटरनल वॉल्स होती हैं. सो जिसका मेन फंक्शन होता है कि वो डिवाइड करती है स्पेस को विद इन द बिल्डिंग सो दैट जो बिल्डिंग है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो और यूजफुल हो. सो इसमें कैविटी वॉल भी होती है जो कंसिस्ट होती है 2 लीव्स में.
सो जो पार्टी वॉल होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट द एडजेसेंट बिल्डिंग विच आर ऑक्यूपाइड बाय द डिफरेंट पीपल। सो इसके अंदर एक कर्टेन वॉल भी होती है विच डज नॉट कैरी एनी वर्टिकल लोड, जो कोई भी वर्टिकल लोड कैरी नहीं करती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। अ वॉल मे बी डिफाइंड एज दैट कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग whose width is dash times its thickness। दीवार को इमारत के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी चौड़ाई उसकी मोटाई का कितना गुना है। A2, B4, C6 एंड D8। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज बी ऑप्शन 4। सो एक वॉल जो होती है दैट इज द वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी बिल्डिंग का, जो फंक्शन करता है डिवाइड करने के लिए स्पेस ऑफ द बिल्डिंग को। जनरली जो विड्थ होती है किसी भी वॉल की वो एक्सीड करती है 4 टाइम इट्स थिकनेस को। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वॉल होते हैं, एक होता है लोड बियरिंग और एक होता है नॉन लोड बियरिंग वॉल्स। सो 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और जो हमने आप सभी के लिए बुक पब्लिश की है उसमें भी आपको कंप्लीट थ्योरी हमने प्रोवाइड की है विद सुपर टेस्ट सीरीज के साथ, और यूट्यूब चैनल पर भी हम साथ के साथ अदर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सुपर टेस्ट सीरीज के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इसको अटेम्प्ट करते रहिए और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज फॉर कटिंग सॉफ्ट ब्रिक्स। नरम ईंटों को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। A जॉइंटर, B स्क्रच, C स्पिरिट लेवल एंड D ट्रैवल। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज B स्क्रच। सो स्क्रच एक टूल होता है दैट इज यूज फॉर कटिंग द सॉफ्ट ब्रिक्स। सो एक ट्रॉवल जो होता है उसको यूज करते हैं फॉर लेइंग द मोर्टार को ले करने के लिए यूज किया जाता है ट्रॉवल को, और जॉइंटर जो होता है उसको पॉइंटिंग द जॉइंट्स जो होते हैं उसको पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जबकि जो स्पिरिट लेवल होता है दैट इज यूज फॉर द लेवलिंग के लिए स्पिरिट लेवल को इस्तेमाल किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन द स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के निर्माण में पत्थरों के वर्गाकार या फिर आयताकार ब्लॉकों का उपयोग किया जाता है। A रबल मैसनरी, B रॉक मैसनरी, C एशलर मैसनरी एंड D ब्रिक मैसनरी। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज C ऑप्शन एशलर मैसनरी। सो जो हाइट होती है स्टोन की एशलर मैसनरी में वो वेरी करती है 250 mm से 300 mm तक, और जो लेंथ होती है स्टोन की दैट शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम द हाइट एंड डेप्थ इनटू द वॉल, दैट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू हाफ द हाइट। तो वो हाइट के क्या इक्वल होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक विद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 1.8 to 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है जिसकी स्पिंडल शक्ति 1.8 से 3.1 न्यूटन प्रति मिलीमीटर वर्ग तक होती है। A मुरुम, B नीज, C लेटराइट एंड D चौक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज C ऑप्शन लेटराइट। सो लेटराइट जो होता है दैट पोजेस द पोरस एंड स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है विच कैन बी इजिली क्वेरिड इन द ब्लॉक्स, एंड इसमें हाई परसेंटेज होता है ऑक्साइड ऑफ आयरन का, और ये डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल होता है। सो ये मोस्टली यूज किया जाता है बिल्डिंग स्टोन के लिए, और रोड मेटल या फिर रफ स्टोन मैसनरी वर्क जो होता है उसके लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू इंडिकेट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रक्चर इन स्टोन। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग पत्थरों में संरचनाएं बनाने की कला को इंगित करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शंस आर A मोर्टार, B ब्रिक, C बॉन्ड एंड D मैसनरी। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो आंसर इज द D ऑप्शन मैसनरी। सो मैसनरी टर्म जो होती है दैट इज यूज टू इंडिकेट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रक्चर इन आदर स्टोन और ब्रिक्स की फॉर्म में जो होता है, जो इसमें जो फॉर्मल टाइप होता है दैट इज कॉल्ड द स्टोन मैसनरी बोला जाता है, और जो लेटर टाइप है दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रिक मैसनरी।
Now come to question number 15. When the area to be enclosed is large, it becomes essential to provide dash construction so as to give stability to the comfort dam. Options are A. Cellular comfort dam, B. Single wall, C. Suspended, and D. Double wall. So try to give your answer in the comment section. Answer is D option, double wall comfort dam. So जो डबल वॉल कंफर्ट डैम होता है दैट वाज फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑन द रिवर ओहियो इन द यूएसए में इसको यूज किया जाता है एंड इट ड्राइव इट्स नेम एज ओहियो रिवर टाइप कंफर्ट डैम. सो ये चीप होता है एंड इट कैन बी बिल्ट अप रैपिडली, इसको जल्दी बना सकते हो और ये बहुत सस्ता भी होता है एंड इट इज सुटेबल फॉर द हार्ड बेंड जहां पर कोई भी इरोजन की सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है. सो दिस टाइप ऑफ कंफर्ट डैम इज अनसुटेबल फॉर द डीप वाटर में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. Now question number 16. Which of the following hazard is concerned with the damage or destruction of the building itself? निम्नलिखित में से कौन सा खतरा इमारत की क्षति या फिर विनाश से संबंधित है? A. Surrounding hazard, B. Personal hazard, C. Building hazard, and D. Internal hazard. So try to give your answer in the comment section. Answer is D option, internal hazard. इंटरनल हैजर्ड जो होता है इट कंसर्न द डैमेज और डिस्ट्रक्शन करता है बिल्डिंग्स का और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है फायर लोड से और ये एनेबल करता है बिल्डिंग को टू बी ग्रेडेड व्हेन इट कंसीडर्ड अलोंग विद द ड्यूरेशन ऑफ द फायर. सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, इंटरनल हैजर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क to give protection to the building against rain, heat, snow, wind, etc. निम्नलिखित में से किसको भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में परिभाषित किया जाता है जो इमारत को बारिश, गर्मी, बर्फ, हवा आदि से सुरक्षा देने के लिए एक ढांचे के रूप में बनाया गया है? A. लिंटल्स, B. रूफ, C. छज्जा एंड D. ट्रस. सो ट्राई टू गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन, रूफ. सो रूफ जो होता है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट से विच इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ रूफ कवरिंग से. सो जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है दैट में भी ट्रसेस भी हो सकता है, पोर्टल्स या फिर स्लैब्स या डोम की फॉर्म में भी हो सकता है. सो जो रूफ कवरिंग होती है दैट में भी एसी शीट, जीआई शीट इसमें इस्तेमाल किया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. In all time, the construction of superstructure was done by using which of the following building material? A. Rubber, B. Timber, C. Bamboo, and D. Mud. So try to give your answer in the comment section. पुराने समय में अधिरचना का निर्माण निम्नलिखित में से किस निर्माण सामग्री का उपयोग करके किया जाता था? आंसर है बी ऑप्शन, टिम्बर. सो टिम्बर फ्लोर जो होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड से बना होता है विद 25 मिलीमीटर थिकनेस होती है एंड इज सपोर्टेड बाय द जोस्ट विद द साइज ऑफ 50 mm to 100 mm तक. सो जो टिम्बर होता है इट इज मोस्ट प्रेफर्ड बिल्डिंग मटेरियल होता है जो इस्तेमाल किया जाता है एज कम्पेयर टू बैम्बू और जो टिम्बर होता है दैट इज आल्सो चीप एंड इजिली अवेलेबल. टेल द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस and give your feedback in the comment section and also give all answers of the questions. Question number 19 is the temporary framework is known as dash and it is useful in the construction, demolition, maintenance or repair work. अस्थायी ढांचे को किस रूप में जाना जाता है और यह निर्माण, विध्वंस, रखरखाव या फिर मरम्मत कार्यों में उपयोगी है? A. ग्राउटिंग, B. स्कैफोल्डिंग, C. shoring and D. underpinning. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन, स्कैफोल्डिंग. सो स्कैफोल्डिंग जो होता है द हाइट अबव द फ्लोर लेवल एक्सीड करती है अबाउट 1.5 मीटर जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है एंड इट इज यूजुअली ऑफ टिम्बर का होता है ये एंड इट इज इरेक्टेड क्लोज टू द वर्क टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करता है और एक लिमिटेड स्पेस भी प्रोवाइड करता है फॉर द स्टोरेज ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए. सो जो ये टेम्परेरी फ्रेमवर्क होता है इट इज नोन एज द स्कैफोल्डिंग या फिर सिंपली स्कैफोल्ड भी बोलते हैं इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉम्पोजिट मशीनरी? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित चिनाई का एक प्रकार नहीं है?
A. Stone composite masonry, B. Cement concrete masonry, C. Glass block masonry, and D. Brick composite masonry. So everyone, try to give your answer in the comment section. Answer is D option, brick composite masonry. So जो ये composite masonry होते हैं, this is one of the constructed out of 2 or more than 2 types of building unit, जिसमें different types of building material का इस्तेमाल होता है construction के लिए. And it is one of the following types of stone composite masonry भी होते हैं इसमें, brick stone भी होता है, masonry cement भी है, hollow clay tile masonry भी होता है, reinforced brick masonry और glass block masonry भी एक इसके types है. Now come to question number 21. Which organization specify the distance between the wall ties placed in a cavity wall? Options are A. Building Regulation of Russia, B. Building Regulation of China, C. Building Regulation of India, and D. Building Regulation of UK. कौन सा संगठन गुहा दीवार में लगाए गए दीवार संपदों के बीच की दूरी निर्दिष्ट करता है? So try to give your answer in the comment section. आंसर इज डी ऑप्शन, बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ यूके. सो जो यूके का बिल्डिंग रेगुलेशन है वो स्पेसिफाई करता है वॉल टाइल्स को दैट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट नॉट एक्सीडिंग 450 mm वर्टिकली और 900 mm हॉरिजॉन्टली. सो देयर शुड बी एटलीस्ट 5 टाइल्स पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए ऑफ द वॉल. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल? काली कपास मिट्टी पर भवन निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की नींव का उपयोग किया जाता है? ए. ग्रिलेज फाउंडेशन, बी. इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन, सी. फ्लोटिंग फाउंडेशन, एंड डी. मैट फाउंडेशन. सो एवरीवन, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन, मैट फाउंडेशन. सो ब्लैक कॉटन सोल जो होती है दैट इज अ क्ले और लूज टाइप ऑफ सोल होती है जो कंसिडरेबली स्वेल कर जाती है और श्रिंक कर जाती है बाय वेरिएशन इन द मॉइस्चर कंटेंट के कारण. सो जो इसमें जो वेरिएशन होती है वॉल्यूम में ऑफ द सोल दैट इज अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20 से 30% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम की होती है. सो इसलिए जो राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड स्ट्रक्चर ओवर द ब्लैक कॉटन सोil. Now come to question number 23. Construction of cavity walls as extremely wall to protect the building from the outside heat or cold as a hollow space between two walls act as an. भवन को बाहरी गर्मी या ठंड से बचाने के लिए बाहरी दीवारों के रूप में गुहा दीवारों का निर्माण क्योंकि दो दीवारों के बीच की खोखली जगह के रूप में कार्य करती है. ए. डिस्ट्रक्टिव मटेरियल, बी. बर्निंग मटेरियल, सी. बिल्डिंग मटेरियल, एंड डी. इंसुलेटिंग मटेरियल. So try to give your answer in the comment section. आंसर है डी ऑप्शन, इंसुलेटिंग मटेरियल. सो प्रॉपरली इंसुलेटेड बिल्डिंग जो होती है दैट इज कट डाउन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बर्निंग इन द समर एज वेल एज इन द विंटर. सो जो कैविटी वॉल्स होती हैं दीज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ थर्मल इंसुलेशन होती है जो कंसिस्ट होती है 2 वॉल्स विद इन द कैविटी इन बिटवीन देम. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following lies is usually parallel to the plot boundary and laid down in each case by the authority beyond which nothing can be constructed towards the side boundary? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा आमतौर पर प्लॉट की सीमाओं के समानांतर होती है और प्रत्येक मामले के प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाती है? ए. प्रॉपर्टी लाइन, बी. बिल्डिंग लाइन, सी. प्लॉट लाइन, एंड डी. कंट्रोल लाइन. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर इज बी ऑप्शन, बिल्डिंग लाइन. सो बिल्डिंग लाइन और सेटअप बैक ये प्रोवाइडेड किया जाता है टू अवॉइड द ट्रैफिक कंजेशन इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग. सो बिल्डिंग्स जो होती हैं जैसे कि मॉल, मल्टी कम्प्लेक्स, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं ये अट्रैक्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट शुड बी सेट बैक एट फर्दर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग लाइन. सो जो ये लाइन होती है दिस इज आफ्टर दिस एक्स्ट्रा मार्जिन, इसको कंट्रोल लाइन भी कहा जाता है. Now come to question number 25. Which of the following is not a type of inorganic building material? निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक निर्माण सामग्री का एक प्रकार नहीं है? A. mud, B. gypsum, C. wood, and D. lime. So try to give your answer in the comment section.
सो आंसर इज सी ऑप्शन वुड। सो वुड जो है और जैसे कि बायोमास होता है ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। सो इसमें ये ऑर्गेनिक मटेरियल का पार्ट है। सो इनऑर्गेनिक बिल्डिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मड हो गया, सीमेंट है, जिप्सम है, लाइम है और स्टील है। तो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक बिल्डिंग मटेरियल है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट आर द बिल्डिंग मटेरियल्स? निर्माण सामग्री क्या है? A. Substance that which cannot be utilized in the construction of structure. B. Substance that is utilized in the construction of structure. C. Substance that is utilized in the manufacturing of construction material. D. None of the above. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए। Answer is B option. Substance that is utilized in the construction of structure. सो जो टर्म होती है बिल्डिंग मटेरियल, दैट इज रेफर टू एनी सब्सटेंस जो यूज किया जाता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर में। सो मैनी नेचुरली एग्जिस्टिंग मटेरियल्स हैव बीन यूज टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, जिसके अंदर क्ले आ जाते हैं, पेबल्स आ जाते हैं, सैंड, वुड एज वेल एज ट्विग्स और लीव्स भी आ जाते हैं इसमें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी वॉल एज एक्सटर्नल वॉल टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द आउटसाइड heat or cold as the hollow space between two walls act as an। भवन को बाहरी गर्मी या ठंड से बचाने के लिए बाहरी दीवारों के रूप में गुहा दीवारों का निर्माण क्योंकि दो दीवारों के बीच की खोखली जगह के रूप में कार्य करती हैं। ए बर्निंग मटेरियल, बी इंसुलेटिंग मटेरियल, सी डिस्ट्रक्टिव मटेरियल एंड डी बिल्डिंग मटेरियल। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना सभी आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो आंसर इज बी ऑप्शन इंसुलेटिंग मटेरियल। सो जो प्रॉपरली इंसुलेटेड बिल्डिंग्स होती हैं, दीज कट डाउन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बर्निंग इन द समर एज वेल एज इन द विंटर। सो जो कैविटी वॉल्स होती हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू वॉल विद द कैविटी इन बिटवीन देम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। सुपर टेस्ट सीरीज 1, 2, 3 आज ये हमने कवर की हैं, तो इन्होंने सुपर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम वहां से आपका रिवीजन फिर से करवाएंगे। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। डैश इन द बिल्डिंग मीन्स द फ्री पैसेज ऑफ क्लीन एयर इन बिल्डिंग। ए हैबिटेशन, बी प्रोटेक्शन, सी सैनिटेशन एंड डी वेंटिलेशन। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज डी ऑप्शन वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है सभी बिल्डिंग के लिए। सो मेन कोज जो होता है इंसिस्टिंग द प्रॉपर वेंटिलेशन इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, वो ये होता है कि इट टू कंट्रोल द डस्ट और जो अदर इम्प्योरिटीज फॉर्म होती है जो बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाती है बिल्डिंग रूम्स के अंदर, तो उसको रोकने के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29। विच गैस लीड्स टू सफोकेशन एंड डिजीनेस टू द ऑक्यूपेंट व्हेन एन इंक्रीज इन इट्स क्वांटिटी इन द एयर। कौन सी गैस हवा में इसकी मात्रा बढ़ने पर वहां रहने वाले लोगों का दम घुटने और चक्कर आने की समस्या होती है? ए कार्बन मोनोक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर रूम जो है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड ना हो तो वहां पर एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर प्रेजेंट हो जाती है एंड इट इज आल्सो ऑब्जर्व दैट कि जो ब्रीदिंग होती है उसमें डिफिकल्टी होने लगती है जब कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है अबाउट 6%। और जो एक मैन होता है वो अपना कॉन्शियसनेस लूज करने लग जाता है व्हेन इट रीचेज अबाउट 10% एंड सो ऑन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30। द टर्माइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वुडन मटेरियल आर पॉपुलरली नोन एज ए रेड एंड्स, बी व्हाइट एंड्स, सी ब्लैक एंड्स एंड डी बिग एंड्स। दीमक जो लकड़ी की सामग्री के विनाश के लिए जिम्मेदार है किस लोकप्रिय रूप में जानी जाती है? सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज बी ऑप्शन व्हाइट एंट। सो देर आर ओवर 2300 स्पीशीज होते हैं टर्माइट्स के, बट ओनली अबाउट 4% ऑफ टर्माइट स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डैमेज ऑफ बिल्डिंग। सो जो टर्माइट्स होते हैं दैट लिव इन द कॉलोनी एंड दे आर वेरी फास्ट इन ईटिंग द वुडन एंड अदर सेलुलोसिक जो मटेरियल होता है एज फूड, उसको ये खाते हैं। Now come to question number 31. The science which deal with the sound insulation in a building is known as A. Reverberation, B. Transmission, C. Acoustic and D. Airborne.
वह विज्ञान जो किसी इमारत में ध्वनि इंसुलेशन से संबंधित है किस रूप में जाना जाता है? सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन, एक्रोस्टिक। सो जो टर्म साउंड इंसुलेशन है, दैट ऑल साउंड प्रूफिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द रिडक्शन इन द लेवल ऑफ साउंड। तो जब ये पास करता है किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट में से, जो एक्रोस्टिक होता है, दिस बिकम वेरी एसेंशियल इन सम बिल्डिंग्स, जैसे कि सिनेमा हॉल वगैरह है, ऑडिटोरियम होता है या फिर ओपेरा हाउसेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. द प्रोसेस इन विच द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द आउटसाइड एयर and inside air tend to the deposition of moisture on the room surface is known as. वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी हवा और अंदर की हवा के बीच तापमान का अंतर कमरे की सतहों पर नमी के जमाव की ओर ले जाता है, वह क्या कहलाती है? ए सैचुरेशन, बी एक्यूमुलेशन, सी प्रेसिपिटेशन एंड डी कंडेंसेशन. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है डी ऑप्शन, कंडेंसेशन. सो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है विच लीड टू द कंडेंसेशन, दिस कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द प्रोविजन ऑफ सुटेबल वेंटिलेशन ऑफ अ रूम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. द ट्रीटमेंट गिवन टू द रूफ ऑफ बिल्डिंग टू प्रिवेंट द रूफ फ्रॉम द लीकेज ऑफ वाटर इज नोन एज. ए फायर प्रूफिंग, बी डैम्प प्रूफिंग, सी टर्माइट प्रूफिंग एंड डी साउंड प्रूफिंग. किसी भवन की छत को पानी के रिसाव से बचाने के लिए किए गए उपचार को किस रूप में जाना जाता है? सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर इज बी ऑप्शन, डैम प्रूफिंग. सो वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है इन केस ऑफ ऑल बिल्डिंग, दैट इज स्ट्रक्चरल, तो इट शुड बी रिमेन ड्राई एज फार एज पॉसिबल. तो वो ड्राई होना चाहिए. सो अगर ये कंडीशन जो होती है सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इट इज लाइकली दैट कि जो बिल्डिंग है इट बिकम इनहेबिटेबल. सो इसलिए जो डैम प्रूफिंग होती है या वाटर प्रूफिंग होती है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट जरूरी चीज होती है इसके लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. डैश इज अ फ्लेक्सिबल मटेरियल विच इज कॉमनली यूज फॉर द डैम प्रूफिंग. एक लचीली सामग्री है जिसका उपयोग आमतौर पर नम प्रूफिंग के लिए किया जाता है. ए हॉज बिटुमिन, बी बिटुमिनियस फेल्ट, C mastic asphalt and D metal sheet. So try to give your answer in the comment section. आंसर है ए ऑप्शन, हॉट बिटुमिन. सो ड्यू टू फिजिकल नेचर के कारण हॉट बिटुमिन जो होता है ये फ्लेक्सिबल रहता है इवन आफ्टर कूलिंग भी अगर इसका हो जाता है उसके बाद भी. एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द बेडिंग ऑफ कंक्रीट या फिर मोटार पे इसको प्लेस किया जाता है. तो जो ये मटेरियल होता है इट शुड बी अप्लाइड विद द मिनिमम थिकनेस ऑफ 3 mm. जबकि जो मास्टिक एस्फाल्ट होता है ये एक सेमी रिजिड मटेरियल होता है एंड इट फॉर्म एन एक्सीलेंट इम्परवियस लेयर बनाता है डैम प्रूफिंग के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. विच वन ऑफ द गिवन बिलो इज द केमिकल इंसेक्टिसाइड फॉर टर्माइट प्रूफिंग. दीमक रोकथाम के लिए नीचे दिए गए में से कौन सा एक रासायनिक कीटनाशक है? ए डाल्ड्रिन, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी रोडेंटिसाइड एंड डी पायरेथ्रिन्स. सो ट्राई टू गिव एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन. राइट आंसर है ए ऑप्शन, डाल्ड्रिन. सो डाल्ड्रिन होता है एक क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है. सो जो इसका एप्लीकेशन है इस केमिकल का, इट इज सर्व्ड एज अ केमिकल बैरियर की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं बिटवीन द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड. सो जो ये मेथड है इट हैज प्रूव टू बी मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है टर्माइट प्रूफिंग के लिए. जबकि रोडेंटिसाइड जो होते हैं दीज आर यूज फॉर द किलिंग ऑफ रैट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 3. होप सो आप सभी ने अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा. तो आप अभी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आप सभी का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड देर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर द registration open for the online classes and the study material. As I have already told, book is available for the assistant architect exam के लिए book available है, जिस बुक में हमने आपको थ्योरी के साथ साथ सुपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं, जिसे ऑर्डर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल आईडी पर कंप्लीट डिटेल सेंड कर सकते हैं अपनी एड्रेस डिटेल और पिन कोड के साथ. एंड सुपर टेस्ट सीरीज फॉर द 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट सिलेबस कवर हो सके और इम्पोर्टेंट क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए. साथ में हम स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे. सो इन सब डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब चैनल
और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। सो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।